हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। खबर वो होती है जो सच दिखाए और सच्चाई से खबरें दिखाने के लिए डीडी न्यूज की होती है हमेशा से अग्रणी भूमिका। हम दिखाते हैं वो खबरें जो आपके जीवन का अहम हिस्सा हैं। खबरें वो जो तय करती हैं आपके लिए आज का एजेंडा। आप तक पूर्ण विश्वसनीयता और सटीक विश्लेषण के साथ ऐसे ही खबरों को पहुंचाना है हमारा दायित्व। तो आइए देखते हैं आज का एजेंडा। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का करेंगे जारी। हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी पीएम मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा अहम सुनवाई। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के समय मौजूद रहने के लिए कहा। वायु प्रदूषण के मसले पर केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से उठा रही है कदम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीणा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े तमाम प्रयासों को लेकर आज देंगे जानकारी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज नीट 2020 परीक्षा के नतीजे करेगी जारी। 13 सितंबर को हुई परीक्षा में करीब 14 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल। बात कर लेते हैं उस पहली खबर की जो है आज के एजेंडे में सबसे प्रमुख। खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित यानी बायोडाइवर्सिफाइड जो किस्में हैं उन्हें भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एफएओ के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाने के लिए भी यह आयोजन काफी अहम माना जा रहा है। और हाल ही में जो 8 विकसित फसलें हैं जो कि कहीं ना कहीं 17 बायोडाइवर्सिफाइड किस्में हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। हम जानते हैं कि एफएओ के साथ भारत के बहुत पुराने दीर्घकालिक संबंध रहे हैं और आयोजन जो है वो कृषि और पोषण को साफ ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता का प्रतीक माना जा रहा है। आज के इस आयोजन को सरकार भूख और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संकल्पित है। साथ ही ये जो कार्यक्रम है वो देश भर की जो आंगनवाड़ियां हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, जैविक और बागवानी जो मिशन हैं उनके जरिए देखा जा पाएगा। साथ ही खाद्य और कृषि संगठन 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे। तो ये आज के पूरे कार्यक्रम का थोड़ा बहुत लेखा जोखा हमने आपको बताया, लेकिन आइए अब नजर डालते हैं कि भारत और खाद्य कृषि संगठन के बीच जो संबंधों का जिक्र हम कर रहे हैं आखिर वो है क्या। यानी ये जो संबंध है ये अपने आप में कितने ऐतिहासिक हैं, क्योंकि समाज के कमजोर वर्ग के साथ साथ समूहों को आर्थिक रूप से पोषणहार के मामले में सशक्त बनाने के लिए एफएओ के जो प्रयास है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। मानवता की सेवा के मिसाल बने विश्व खाद्य कार्यक्रम को साल 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रयास है कमजोर वर्ग को कैसे आर्थिक रूप से और मजबूत बनाया जाए उसमें एफएओ का जो योगदान है काफी अतुलनीय और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने की बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने कही है। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, लगातार सुबह से हम इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और साफ तौर पर ये तो हमको समझ में आ ही गया कि कृषि और कुपोषण से लड़ने के लिए एफएओ का जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है, सराहनीय है और कैसे आज का ये कार्यक्रम भी उसी से ओतप्रोत है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के अंदर जो 8 जो क्रॉप्स होती हैं उसकी 17 वैरायटीज को जो बायो फोर्टिफाइड जो वैरायटीज है यानी कि जो अलग किस्म की वैरायटीज हैं उसको भी रात को डेडिकेट करेंगे। भारत और एफएओ के संबंध को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब एफएओ ने 1956-57 की बात है जब उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लॉन्च किया था
जिसमें नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस प्रोग्राम को लेकर के। तो उस समय पे जो डीजी थे वो डॉक्टर विनय रंजन हुआ करते थे, जो कि भारत की तरफ से थे। तो ऐसे में भारत का पक्ष या फिर भारत का स्टैंड हमेशा ये रहा है कि दुनिया भर के अंदर लोगों को न्यूट्रिशनल खाना, न्यूट्रिशन फूड मिल सके और हर किसी को बेहतर खाना मिल सके, इस बात पर फोकस है। इसी की वजह से हमने देखा कि भारत में पोषण अभियान की शुरुआत की गई। जब पोषण अभियान की शुरुआत की गई तो भारत ने लगभग 30 करोड़ लोगों को रीच आउट किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए थे। अब महिलाओं को, बच्चों को एक तरह से, लोगों को एक तरह से अवेयर किया था, उनको पता है कि न्यूट्रिशन क्या वैल्यू होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज जो ये जो 17 किस्म की जो क्रॉप्स है इसको लेकर के है, इससे 2 सबसे बड़े फायदे होने जा रहे हैं। एक तो ये कि जो आईसीआर ने जो इन क्रॉप्स को डेवलप किया है, जो बायो फोर्टिफाइड किया है, यानी कि इनकी ब्रीडिंग करके इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई है, ये अब एक तरह से लैब से निकल करके किसानों के पास तक जाएंगी। इससे किसान जब इनको पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे अपने खेतों के अंदर, इसकी बुआई करेंगे, तो उनकी एक तरह से आय दोगुनी होती हुई दिखाई देगी। और दूसरी बात कि जो पोषण माह के तहत, पोषण अभियान के तहत गांव-गांव तक ये क्रॉप्स जाती हुई दिखाई देंगी। इनमें एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, आयरन है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिहाज से जो क्रॉप्स की जरूरत होती है, जो किफायती क्रॉप्स होती है, उस लिहाज से क्रॉप्स काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल के अंदर लगभग 53 क्रॉप्स को बायो फोर्टिफाइड किया है आईसीआर के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट मानी जा सकती है इंडिया की, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी को एक तरह से डेडिकेट करें। और सबसे अहम आज बात ये भी है कि आज विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे भी है, तो कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ। और लगातार अगर हमारी जो नींव है, जो खास तौर पर बच्चे हैं, अगर वो मजबूत होते हैं तो आपके देश का जो भविष्य है वो अपने आप में सुदृढ़ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी इस पूरी खबर, क्योंकि हमने कहा कि हमने इसे आज के एजेंडे में लिया है, तो पूरे दिन हम इसे ट्रैक करते रहेंगे। दूसरे एजेंडे की अगर बात करें तो ये जुड़ी हुई है हमारे पर्यावरण से। जी हाँ, किसी भी देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसके नागरिकों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिले और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार भी प्रदूषण के सभी कारकों पर बेहद गहनता से नजर रख रही है। प्रदूषण का एक मुख्य कारण है कि कई राज्यों में पराली जलाई जाती है, जो एक बेहद गंभीर मसला है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उत्तर भारत में खासतौर पर जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, हाल ही के दिनों में पराली जलाने की जो घटना है उसमें बढ़ोतरी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के समय मौजूद रहने के लिए कहा है। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, हम जानते हैं कि लगातार सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे प्रदूषण को नियंत्रण में रखा जाए। ऐसे में आज कोर्ट में अहम सुनवाई, और खास तौर पर जो पड़ोसी राज्य हैं उनके सचिवों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने के लिए कहा है। काफी अहम दिन आज कोर्ट में। लेकिन इस बार ये कोरोना के चलते और इस पर ज्यादा नजर है। खासतौर से कोर्ट ने ये पूछा कि कोरोना पर इसका क्या असर होगा। इसको लेकर के अलग अलग राय है। जो इस मामले में विशेषज्ञ हैं, ज्यादातर का ये कहना है कि कोरोना की स्थिति और खराब हो सकती है अगर दिल्ली की हवा खराब होती है, इस तरह से उसकी क्वालिटी बुरी होती है। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, खास तौर से दिल्ली और उसके 3 पड़ोसी राज्य, इनके प्रमुख सचिव मौजूद रहे कोर्ट में, ताकि कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर सके कि क्या इस साल इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही कोर्ट ये मामला देख रहा था, लेकिन एक अलग से पिटीशन आई है इस बार, और उसमें ये कहा गया है कि कोर्ट को टाइमली इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ पराली के चलते तो हजारों लाखों लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। कोविड और खराब हवा का जो एक डेडली कॉम्बिनेशन है वो लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इस पर कोर्ट ने पिटिशनर जो हैं इसमें, उनको भी ये कहा है कि वो भी कुछ अपने सजेशंस, अपने कुछ सुझाव कोर्ट के सामने रखे। बेंच ने ये कहा कि जजेस जो हैं वो एक तरीके से एक्सपर्ट नहीं है इस विषय के, तो खुद पिटिशनर इस बात को भी रखें कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं। हालांकि इस साल पहले से ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ये कह रहे थे कि वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे सभी राज्यों के साथ मिलकर, और इस घटनाओं को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो प्रयास क्या होंगे, इनको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट इन सभी पक्षों से उनकी जो भी जानकारी है, उनके जो भी सुझाव है वो मांगेगी। और बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से हम वायु प्रदूषण का जिक्र कर रहे हैं विकास, तो करीबन 4% प्रदूषण पराली जलाने से होता है। ऐसे में राज्यों पर जो जिम्मेदारी है वो बेहद अहम है, खास तौर पर जो पड़ोसी राज्य हैं। तो किस तरह का कोई मॉड्यूल तैयार किया जाएगा ताकि राज्य जो हैं उसको फॉलो कर पाएं, क्योंकि जन जागरण मुहिम तो सरकार द्वारा बहुत बार चलाई जा चुकी है और चलाई जा भी रही है कि कैसे
आप इस पराली को नष्ट कर सकते हैं बिना वातावरण को नुकसान पहुंचाए? बिल्कुल आंचल, देखिए इसको लेकर के हमेशा ये बात उठाई जाती रही है कि किसान को आप कुछ इंसेंटिव दीजिए, आप उसको किसी तरह से आर्थिक सहायता दीजिए ताकि वो पराली को जलाए नहीं और उसको इस तरह से नष्ट करे कि जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। जी। लेकिन इसके लिए जो इनपुट कॉस्ट है उसको कौन वहन करेगा, हमेशा ये बात उठ जाती है। तो यहाँ पर तमाम तरह के सुझाव दिए गए थे कि एमएसपी में जो पैसा दिया जाता है किसानों को उसका एक हिस्सा रोक लिया जाए, लेकिन इसका केंद्र सरकार ने विरोध किया कि ये बहुत गलत तरीका होगा कि किसान की जो भुगतान है उसको किसी भी तरह से रोका जाए। तो कुछ और विकल्प जो हैं उन पर ध्यान देना होगा। इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी, राज्यों को देना होगा इंसेंटिव अगर किसानों को कुछ देना है तो। ये तय करें राज्य सरकारें कि वो कितना इसको लेकर के खर्च करने के लिए तैयार हैं, किस तरह के इंसेंटिव देने के लिए तैयार हैं, ताकि किसानों को इस बात के लिए मनाया जा सके। बिल्कुल, तो बहुत अहम रहेगा आज का दिन, खासतौर पर जो जो सचिव हैं पड़ोसी राज्यों से वो भी जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो देखने वाली बात होगी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो जो अगली खबर जो है वो भी वायु प्रदूषण से ही जुड़ी हुई है। वायु प्रदूषण के मसले पर केंद्र सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है। प्रदूषण के कारणों में धूल, निर्माण और बायोमास चलने जैसे स्थानीय कारण प्रदूषण का बड़ा कारण है, या कारक कह सकते हैं हम इसको। सरकार लगातार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर ध्यान देते हुए हवा की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दे रही है। इसी मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शिवदास मीणा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो 50 टीमें थी उनको हरी झंडी दिखाई थी, उनकी रवानगी की थी। ये टीमें दिल्ली और एनसीआर के शहरों का दौरा कर प्रदूषण की जो स्थिति है उसका मुआयना करेंगी। तो काफी अहम रहने वाला है आज का दिन, खासतौर पर अगर हम पूरे पर्यावरण को लेकर जिक्र करें तो प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं तापस। कल भी आप सुबह हमारे साथ थे और जब हमने देखा कि किस तरह से जो सीपीसीबी की 50 टीमें हैं उनकी रवानगी खुद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी, तो हम मान सकते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल में सरकार ने तो कमर कसी ही है, लेकिन अब सीपीसीबी भी बहुत आगे आ गया है। और किस तरह से उनकी जो 50 टीम की जो रवानगी की गई जिसमें वैज्ञानिक भी शामिल है, वो जगह जगह जाकर पता करेंगे, ना केवल दिल्ली में बल्कि एनसीआर में भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हल्ला बोल आपने कहा तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, और उसी के चलते सीपीसीबी की जो टीमें हैं, आपने जैसे बताया 50 टीमें हैं, ये दिल्ली एनसीआर, खासतौर से नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, उत्तर प्रदेश में, और गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झांझड़, पानीपत, सोनीपत हरियाणा में, और दिल्ली के आसपास जैसे अलवर, भरतपुर है राजस्थान में, इन जगहों पे जो हॉटस्पॉट माने जाते हैं, इन जगहों पे ये जाएगी। कल से इनका जो टेन्योर स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर से, और ये करीब 28 फरवरी 2021 तक इन लोगों का टेन्योर बताया गया कि इन समय तक, क्योंकि ये पीक टाइम है, इस टाइम तक ये लोग इन जगहों का मुआयना करेंगे, देखेंगे कि जिन जगहों को बंद कर दिया गया है पॉल्यूशन के चलते, क्या वो जगह बंद है या चालू है। अगर चालू है, अगर उनमें काम अभी भी चल रहा है उन इंडस्ट्रीज में, उन जगहों पे, तो उसको वो बैन करने की भी बात कर रहे हैं। उनको पास लीगल हथियार है जिससे कि वो उन जगहों को बंद कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सिर्फ यही नहीं, जो अगर किसी पब्लिक को अगर पता चलता है, किसी को पता चलता है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, तो वो भी सोशल मीडिया के जरिए, समीर ऐप के जरिए इन टीमों को बता सकते हैं। वो ये जो टीम है उन बहुत अहम आपने कहा, वही हम अपने बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वही हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तरीके के शिकायत निवारण तंत्र का प्रणाली को मजबूत किया गया है। लेकिन अब जो चुनौती है ना तापस, वो दोहरी है, क्योंकि हमें कोविड से भी लड़ना है और अभी अक्टूबर शुरू हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं। तो हम सुबह जब मैं उठकर आज गाड़ी चलाकर आई तो एक स्मॉग की स्थिति भी हमने देखी। ऐसे में जो दारोमदार है, जो दायित्व है, वो बहुत अहम हो जाता है सीपीसीबी का।
महत्वपूर्ण हो जाता है। आज करीब 2 बजे करीब सीपीसीबी की टेक्निकल मीटिंग है, जहाँ पे सीपीसीबी के जो अध्यक्ष है वो बताएंगे कि किस तरीके से जो एक के बाद एक जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या आगे वो करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो केंद्र के जो टीम है उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि जाके देखें कचरा अगर है तो उसको जलाया नहीं जा रहा है। पराली की जो समस्या है हम बार बार बात कर रहे हैं, खासतौर से पंजाब से जहां से आता है, जहां पर पिछले बार भी हमने देखा बहुत ज्यादा पराली की समस्या। इनफैक्ट ये जो समस्या है ये इतनी हो जाती है कि जब पोल्यूशन का जब पीक टाइम आता है तो करीब करीब जो ऑलमोस्ट 40% जो होता है जो प्रदूषण का जो पूरा उसमें पराली की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 40% हो जाती है। तो इस वजह से ये बहुत अहम हो जाता है कि इन जगह पे जाके जो कृषि के साथ लोग जुड़े हैं, जो किसान हैं, उनको बताया जाए कि ऐसे ना जलाया जाए। एक संक्षिप्त में बात आपसे और जानना चाहती हूँ। प्रोवाइड की है स्टेट गवर्नमेंट को, पंजाब और हरियाणा को, और करीब बहुत अहम आपने कहा कि आज जो ये प्रेस वार्ता है उस पर सबकी नजर रहेगी। और ये भी हमने कल देखा था कि कैसे सीपीसीबी के जब ये जो 50 टीमें जो गई हैं वो कैसे रिपोर्ट सौंपेंगी कि कहाँ कहाँ पर अगर मान लीजिए फैक्ट्री है वहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ पर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर वो ऐसे कौन से कारक है जिससे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में जो चौथी खबर है जो खास तौर पर छात्रों से जुड़ी हुई है उसका जिक्र कर लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए आज नीट 2020 के जो परीक्षा के नतीजे हैं वो जारी करने वाली है। देश भर के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था वो 13 नवंबर को हुआ था, जिसमें करीबन 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं वो नीट की वेबसाइट nta.nic.in पर जाकर परीक्षा के नतीजे देख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल नीट परीक्षा का आयोजन 2 बार पहले मई और फिर जुलाई में टल चुका था। उसके बाद पेन पेपर मोड से इस एग्जाम को कराया गया। 13 सितंबर को ये परीक्षा कराई गई। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं निशांत। तो निशांत, आखिरकार उन तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इस नतीजे का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार काफ़ी लंबा था लेकिन आज वो खत्म होने वाला है, तो किस तरह से कौन कौन से कॉलेजेस, चाहे वो डेंटल हो या मेडिकल हो, कहाँ उन्हें एडमिशन मिलेगा, स्टेट वाइज जो लिस्ट होगी वो आज निकलेगी, तो इंतजार खत्म होता हुआ। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि 13 सितंबर को नीट की परीक्षा हुई थी और एक महीने बाद आज इन 14 लाख छात्रों के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा के परिणाम जारी करेगी और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी जारी करेगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है और देश भर में जितने भी एमबीबीएस या फिर डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ पे दाखिला होता है। अगर बात करें एमबीबीएस कॉलेजों की तो देश भर में करीब 542 कॉलेजेस हैं जहाँ के करीब 80,000 एमबीबीएस सीटों पर दाखिला नीट परीक्षा के जरिए होता है। उसके अलावा 300 से अधिक डेंटल कॉलेज है जहाँ पर करीब 27,000 बीडीएस की सीटें हैं, वहाँ पर दाखिला होगा। उसके अलावा जो आयुष और वेटनरी साइंसेज के जो कॉलेज हैं वहाँ पर भी दाखिला नीट परीक्षा के जरिए ही होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक पहली बार एम्स जो प्रतिष्ठित देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और जिपमर जो पुडुचेरी का संस्थान है जो कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, यहाँ पर भी दाखिला पहली बार नीट परीक्षा के जरिए ही इस साल दिया जा रहा है। एम्स और उसके अलावा जो एम्स जैसे और भी संस्थान है देश भर में, वहां पर भी जो दाखिला होगा वो करीब 1200 सीटें होंगी, उसमें भी दाखिला इस साल नीट परीक्षा के जरिए ही लिया जा रहा है। आपको पता है कि पहले एम्स में दाखिले के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित होती थी, जब इस बार से इसमें बदलाव किया गया है तो ऐसे में नीट परीक्षा का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि एम्स जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है वहां पर दाखिला नीट के जरिए ही होगा। तो निश्चित तौर पर और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एनटीए परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ साथ जो राज्य के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पर जो 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती हैं उनके लिए भी मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसके लिए काउंसलिंग डीजीएचएस यानी डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस उसके लिए काउंसलिंग करेगी। इसके अलावा जो बाकी 85% सीटें होती है वो राज्य सरकारों को उसकी लिस्ट दे दी जाती है, फिर वो राज्य सरकारें
उसकी काउंसलिंग करती हैं। जी। तो रिजल्ट जब जारी हो जाएगा तो निश्चित तौर पर अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पहले ही काफी विलंब हो चुका है, तो ऐसे में जो भी डीजीएचएस हो या राज्य सरकार की जो अथॉरिटी है उनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको खत्म किया जाए, ताकि थोड़ा विलंब से ही सही लेकिन समय पर। एक बहुत अहम आपने बात कही, मैं उसी पर आ रही हूँ, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो कट ऑफ से जुड़ी है। आपका कट ऑफ आता है, अगर मान लीजिए मामूली प्रतिशत से भी आपका कट ऑफ उस कट ऑफ से मैच नहीं खाता जिस कॉलेज में आपको दाखिला चाहिए, ऐसे में काउंसलिंग का जो पूरा महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है, ख़ास तौर पर क्योंकि हम जानते हैं कि नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे आज के दिन अभिभावकों के लिए भी काफ़ी अहम है ये। हाँ चल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना छात्रों में होता है, और वो काफी कई सालों से 3-3, 4-4 साल इसकी तैयारी करते हैं। और जब इस साल जब परीक्षा में विलंब हुआ तो काफी बेचैनी महसूस कर रहे थे छात्र, क्योंकि ऐसे में उनका एक साल बर्बाद चला जाता। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल जो कट ऑफ मार्क्स जो जिसकी बात हम कर रहे हैं नीट परीक्षा में, तो कट ऑफ जो फिक्स किया गया है वो 50% फिक्स किया गया है, जो कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए। परसेंटाइल कहने का मतलब परसेंटेज से नहीं होता है, परसेंटाइल मतलब जो नीट परीक्षा में जो हाईएस्ट मार्क्स जिस छात्र ने हासिल किया होगा उसके आधार पर, जो हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर परसेंटाइल तय किया जाता है, यानी इससे नीचे कितने छात्र हैं उस हिसाब से परसेंटाइल तय होता है। तो 50 परसेंटाइल हासिल करना छात्रों के लिए जरूरी होता है इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए। और जो आरक्षित वर्ग होते हैं, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी कैटेगरी होते हैं, उनके लिए 40 परसेंटाइल हासिल करना जरूरी होता है। तो निश्चित तौर पर वो छात्र इस कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक लाएंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, और वो देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज या बीडीएस कॉलेज या फिर जो आयुष संस्थान है या फिर वेटनरी कॉलेज हैं वहां पर दाखिला ले सकेंगे। जी, और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये रिजल्ट निकल पाएगा निशांत? और खास तौर पर जिस तरह से वेबसाइट की जानकारी हमने भी दी है, तो एक बार हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि अगर जो छात्र इस वक्त डी न्यूज़ देख रहे हैं, तो किस तरह जाकर वो साइट पर चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को? जी देखिए, उसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक डेडिकेटेड साइट बनाई हुई है नीट परीक्षा के लिए, nta.neet.nic.in। इस पर जाकर वो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और जो भी डिटेल्स हैं वो डालकर अपना नतीजा देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। और हालांकि समय के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि शाम को 4 बजे के आसपास एनटीए नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर देगा। जी, और बिल्कुल अंत में एक संक्षिप्त सवाल आपसे, क्योंकि हम मेरिट वाइज ये बात मान रहे हैं कि स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे छात्रों को कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन दिया जाएगा, जो डेंटल कॉलेज हैं और साथ ही साथ एमबीबीएस से जुड़े हुए कॉलेज हैं। ऐसे में ये जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से, जो खास तौर पर छात्र हैं, हम जानते हैं कि अपना नाम अगर लिस्ट में आप देखते तो आपको बहुत खुशी होती है, नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक दुख जरूर होता है। ऐसे में अगर जिनका इस साल नहीं होता तो उनके लिए क्या विकल्प रह जाता है? देखिए, जहाँ तक आज के परिणाम के बाद काउंसलिंग की बात करें तो एनटीए जो रिजल्ट घोषित होता है उसके बाद एक जो मेरिट लिस्ट तैयार करके एनटीए का रोल यहीं तक होता है कि वो परिणाम जारी करे, और जो मेरिट लिस्ट है उसको डीजीएचएस यानी डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस को वो उसको सौंप दे। उसके बाद डीजीएचएस ही चाहे ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें होती है उसके लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है, और बाकी जो 85% जो सीटें होती है वो उसके काउंसलिंग के लिए जो परिणाम है वो संबंधित जो राज्य सरकारें को जो अथॉरिटीज हैं उनको वो दे देती है, तो और वो राज्य सरकारें ही उसकी काउंसलिंग करती हैं। और निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर दाखिला उन्हीं छात्रों को मिल पाएगा जो कि इस साल परिणाम में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम ये है कि आज जब लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं तो तमाम जो छात्र हैं उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, क्योंकि सभी को इंतजार होगा अपनी मेहनत का फल देखने का, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सभी छात्र हैं वो अच्छे परसेंटाइल के साथ जो है वो पास हो जाएं आज के नीट एग्जाम में। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में हमने आपको दिखाई वो तमाम खबरें जो पूरे दिन की दशा और दिशा तय करती हैं, लेकिन आपसे मुलाकात होगी
आज के एजेंडे को लेकर सोमवार फिर एक बार और हम तय करेंगे आपके लिए कैसे कौन सी खबरें ट्रैक करनी है। लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि डीडी न्यूज़ की जो खास मुहिम है मास्क अप इंडिया, आप उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना को हराना है और मास्क पहनना अपने आप में असरदार, किफ़ायती और बहुत सही तरीका है। तो हम आपको सही तरीके से बता दें कि इस तरह से आप मास्क पहनकर कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना से लड़ना है तो डरना बिल्कुल नहीं है। दीजिए इजाजत, आगे आप देख सकते हैं हिंदी में समाचार मेरे सहयोगी तेजिंदर के साथ। नमस्कार।